हेलो बच्चों। तो आज हम जा रहे हैं सेट 5 के क्वेश्चंस को करने के लिए। साइंस 2024 के पेपर की बात करें, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात हो रही है। 824 IN कोड का नाम है। मैं राजीव की बुक से राजीव की अनसॉल्व क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे गलती होने की चांसेस क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है आपसे ये नहीं पूछा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर लेंस से बन रहा है। जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है, मैं इसका स्थिति बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं लेंस में F1 और F2 हमारा ये दोनों ही होता है। 2F1 F1 2F1 और यहाँ पे बात कर लेंगे F2 और इधर कितना होता है 2F2। वस्तु हमारा कहाँ है, वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। आप जानते हो कि जब 2F1 पे वस्तु होती है तभी ये चीज हमारी क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली क्या होगी, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी। ये बात हमें समझ में तो आती है कि ये 2F2 पे हमारा बन रहा है और उसी के बराबर बन रहा है। तो जब ये 10 आपको दे रखा था, ये 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे कि फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका डबल क्या होगा, ये होगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब। आपसे ये नहीं पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर है, आपसे ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। इससे वस्तु से इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, तो 20 और 20 कितना होगा 40। जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, 20 टिक करके आएंगे। रीजन क्या होता है, आपके दिमाग में हर समय यहां से लेंस से स्थिति चलती रहती है, इस कारण से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। 40 सेंटीमीटर आपका सही होगा। आगे बात कर ले, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक उत्तल दर्पण द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला क्या है आपसे, उत्तल दर्पण की बात किया है, लेंस की बात नहीं किया। कभी कभी दर्पण और लेंस में भी कंफ्यूजन हो जाती है पेपर करते समय। तो यहाँ पे आवर्धन आपसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में जब भी हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, ये छोटा ही बनता है। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, यहाँ बढ़ाते हैं तो आभासी फोकस होता है। और अगर हम बात कर लें कि प्रकाश यहाँ पे वक्रता त्रिज्या से अगर होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा वापस चला जाता है, डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो छोटा बनता है। जब भी बनता है कैसा बनता है, छोटा। मतलब H2/H1 होता है आवर्धन। तो हम जानते हैं कि H2 हमेशा क्या हो रहा है, जब छोटा हो रहा है और सीधा बन रहा है तो ये वैल्यू लेस देन 1 जाएगी, तो 1 से कम ही जाएगी, ठीक है ना। तो यही बात आपसे बोल रहा है। आगे अगर हम बात कर लें तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अभिसारी का मतलब क्या बात कर रहा है, जहां पे एक जगह रेज हमारी कन्वर्ज हो जाए, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ अभिसारी लेंस की बात कर रहा है, फोकस दूरी दे रखा है कितना है, ये दे रखा है यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है लेंस की क्षमता क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है P = 1/f होगा। और आप जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस की जब बात कर रहा है तो फोकस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होता है। 1/, हम बात कर लेंगे 20। लेकिन आप जानते हो ये जब हमें सेंटीमीटर में दे रखा होता है तो हम 100/f करते हैं। ये तब होता है जब ये f मीटर में होता है। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ f क्या होता है, अब सेंटीमीटर में रहेगा। f किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, अदरवाइज 1/f। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपके लिए ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक श्वेत प्रकाश की किरण त्रिकोणीय कांच प्रिज्म की सतह पर गिरती है। तो यहाँ पे बोला है ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म पर हमारा क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो ये डिफरेंट कलर में हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप एक बात समझो कि यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों पर विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, मतलब डेविएशन कब मिनिमम होगा, डेविएशन कब आपका मिनिमम होगा, यही बात आपसे पूछा। आप देखो डेविएशन होता क्या है, आप जानते हो कि रेज जो जा रही है उसको आगे की तरफ बढ़ा दो, और जो रेज हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, फिर डाइवर्ज हो रही है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा लो। तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं क्या, कि एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो जा रही है एग्जैक्टली जिधर डायरेक्शन में जाएगी, और जो हमारी इमर्ज होते समय, निकलते समय हो रही है, उसको अगर पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमारा बनता है विचलन कोण। तो ये जो विचलन कोण है यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, सबसे कम किसका होगा बच्चा, अपने से सोच के बताओ।
ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो बीच का कोण बन रहा है यही है। तो सबसे कम किसका होगा? रेड के लिए होगा। सबसे कम किसके लिए होगा? रेड के लिए होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किसके लिए बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा ना, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा बनेगा। ये वाला एंगल क्या होगा? सबसे कम बनेगा। तो रेड के लिए सबसे ज्यादा, और सॉरी रेड के लिए हमारा क्या होगा? सबसे कम। और यहाँ पर्पल के लिए हम बात कर लेंगे क्या? सबसे ज्यादा, जिसको बोलते हैं बैगनी। आप तो बातें समझ में आ गई। न्यूनतम लाल और अधिकतम क्या? बैगनी। विचलन के लिए बात होगा। क्यों होगा ये आपको समझा भी दिया है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के यल लंबाई और ए परिच्छेद के क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है। आप जानते हो प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए, यही तो होता है। और जनरली ये दे रखा है 4। कितना दे रखा है? 4। मतलब रो एल बाई ए का मान कितना दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। कह रहा है यदि किसी अन्य तार के लिए हम बात कर ले लंबाई 2l हो जाए, लंबाई कितनी हो जाए? 2l। तो हम बात कर ले, मान लो r डैश है और लंबाई कितनी हो गई? 2l हो गई, और एरिया जो हो गया वो कितना हो गया? a/2। तो तुमसे पूछ क्या रहा है? तुमसे पूछ रहा है उसका प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान देना मेरी बातों को। यहाँ पे रो है, 2 ऊपर जाएगा, 2 से गुणा होगा, कितना होगा? 4l/a। इस 4 को मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 रो l/a। और आप जानते हो रो l/a कितना निकाला था? 4। तो 4 गुणे 4 का मतलब कितना हो गया? ये आ जाएगा 16 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आगे बात कर ले, अगर हम 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता? आप जानते हो बच्चा, ध्यान देना यहाँ पे, P इक्वल टू होता है VI, और मैं जानता हूँ V इक्वल टू होता है IR। तो I से गुणा होगा तो कितना होगा? I²R। कितना होगा? I²R। तो पहला तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया। तीसरे फार्मूले की अगर हम बात कर लें, ये IR में है, अगर I को मैं V के रूप में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा V/R। V इक्वल टू कितना होता है? IR। और I को अगर V के रूप में करोगे बच्चा तो V/R ही तो होगा। तो मतलब I की जगह मैंने क्या रख दिया? I की जगह मैंने रख दिया V/R रख दिया। तो यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा? V²/R। मतलब ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब इनको तीनों को छोड़कर जो भी होगा वही नहीं होगा। आप देखो, ये भी है, ये भी होता है, ये भी नहीं होता। पूछा क्या है? नहीं के बारे में बात किया है, ध्यान रखना, IR²। कभी कभी जल्दी के टाइम पे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछता नहीं का है और आप देखते अच्छा यही आ गया, पहले यही टिक कर दिया, आगे देखा ही नहीं। तो यहाँ पे गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं। बहुत ही धैर्य पूर्वक आप क्या करेंगे? पेपर देंगे, पेपर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। आपको कितना आता है नहीं आता है मतलब नहीं रखता है। अगर आप पेपर में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं इट मीन्स आपका पेपर अच्छा जाएगा। अदरवाइज आपने कोई भी थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाई ज्यादा जहां, वहीं आपका क्या हो जाएगा? काम खत्म। तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो किसी धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमारी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r के किसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र हमारा है वायर के लिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे r के हमारा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है H+ की प्रकृति। देखिए H+ जब भी होता है अम्लीय प्रकृति का होता है तो ये एसिडिक होगा। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है, देखो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? धावन सोडा का फार्मूला होता है आपसे Na2CO3 और इसमें हमेशा 10H2O ही होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो आप बेसिक बातें जान के सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, 10H2O ही होता है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अधातु है? देखो एक बात ध्यान समझना, अधातु के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया है? अधातु के बारे में, कि अधातु कौन सा होगा। तो अधातु के बारे में बोला है क्रोमियम, और फिर यहाँ पे F2+ नहीं होगा, Fe2+ होगा। ध्यान रखना, Fe2+ होगा। और ये दोनों तो हमारे क्या है? धातु में ही आएंगे। हीलियम जो है वो गैस है। हीलियम क्या है? गैस। तो मेन ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। आप ध्यान रखना, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। अधातु के बारे में पूछा है, और ये भी हमारा क्या होता है? धातु होता है लेकिन लिक्विड होता है। ये Fe है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 10वें के बाद।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु के लिए कौन सा सत्य नहीं है। देखो सत्य कौन सा नहीं है ये पूछा है आपसे, नहीं ध्यान रखना, नहीं हमेशा जहां पे आ जाए सतर्क हो जाएगा करो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो धातु सदैव सहसंयोजक, कभी भी सहसंयोजक नहीं बनाता बच्चा। धातु आयनिक बंध बनाता है, धातु हमारा क्या बंध करता है, आयनिक। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं, धातुएं धन आयन बनाती है, कैसे बनाती है, धन आयन, हाँ ठीक बात है। Na हमारा धन आयन बनाता है, K हमारा धन आयन, Al हमारा धन, तो ये सब हमारा क्या है, धन आयन बनाती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हाँ देता है तभी तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी सही है। धातु में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही है। गलत वाला पूछा था, मतलब आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा एग्जैक्टली वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि नहीं के बारे में बात किया था। ये हमेशा आयनिक बंध बनाता है धातु, ठीक है ना, यहाँ सहसंयोजक दे रखा था इसलिए गलत है। आगे बात कर ले अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 नंबर के बाद 12 नंबर कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या जल से अपक्रिया कराने पर, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब भी कराते हैं क्या बनता है, जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम। आप जानते हो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जब इसका हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता क्या है, ये बन जाता है CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू H2O, या 2AC, या तो इसको मॉलिक्यूल से ही डबल कर देते हैं तो 2CaSO4 इंटू H2O होता है। बात वही होती है, दोनों एक ही हमारे हैं। ये जिप्सम का है, ये किसका है, जिप्सम का फार्मूला है, और ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो किसी भी तरीके आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो जल से अपक्रिया करा रहे हैं, जिप्सम बन रहा है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। देखिए एथेनॉल का जब भी हम कराते, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, CH3CH2OH हमारा क्या एथेनॉल है। जब इसका सोडियम से आप अपक्रिया कराते हो ना तो यहाँ पे हमारा हमेशा क्या होता है, H2 गैस निकलती है, और ये बनाएगा क्या, यहाँ बना लेगा CH3CH2ONA, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे बात कर लेंगे मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या। देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ी ही होती है, दो ही होता है, ठीक है ना। आपसे अगर पूछेगा कि कुल कितना होता है तो 46 गुणसूत्र होता है, जिनमें से 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे मेन होते हैं, 22 जोड़ी को बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं, और 23वां जो होता है वही हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि वो नर या मादा में हमारा पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगा, ठीक है ना। तो मेनली इसकी बात करना, ये टिक करके आओगे, यही आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही होगा इसमें, ठीक है ना। आगे बात कर ले हम, जो पूछा है वही बताना है। कह रहा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को हम क्या कहते हैं। देखिए आप जानते हो कि बाहर से जब भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करना या निकालना ये हमारा श्वसन का ही काम होता है, तो श्वसन ही होगा, सीधी सीधी बात है। और शरीर की बात किया तो प्रकाश संश्लेषण तो कोई मतलब है नहीं, उत्सर्जन और जनन भी नहीं होगा, यहाँ पे श्वसन ही आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। देखिए जो मेन सोचने का काम करता है ना वो प्रमस्तिष्क करता है, मतलब अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क ही हमारा मेन काम करता है, जो सोचने का काम करता है। तो यहाँ पे बताया भी गया है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मुख्य चिंतन का हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। आप जानते हो कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सोच कार्यों और हम बात कर लें उच्च कार्यों से हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर हम बात कर लें मध्य मस्तिष्क की तो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को क्या करता है, मध्य मस्तिष्क हमारा क्या करता है, जोड़ता है। ये मध्य मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को हमारा क्या करता है, जोड़ता है। और दृश्य और श्रवण उत्तेजनाओं के जवाब में सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती गतियों, मतलब रिवर्सिबल जो हमारे मोशन होते हैं उनको भी करने का काम कौन करता है, ये मध्य मस्तिष्क करता है। अगर मैं बात करूं पश्चिम मस्तिष्क की तो सेरिबेलम, और हम बात कर लें मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स होते हैं इसके अंदर, और ये श्वसन और मोटर के कार्य हमारे क्या करते हैं, करने में हमारे मेन काम करते हैं, मतलब ये कार्यों का समन्वय करते हैं हमेशा। तो ये पश्चिम मस्तिष्क का काम होता है। मेन जो काम होता है ज्यादा सोचने विचारने का काम अग्र मस्तिष्क का। तो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा, अग्र मस्तिष्क। बेसिक बातें इसलिए बता दिया क्योंकि आपसे इस तरह के क्वेश्चन मस्तिष्क से आते हैं, हर बार आते हैं, तीनों एक साथ ही बात कर लिया। आगे के सेट में अगर आएगा तो आपके लिए क्या होगा,
इजी होगा क्योंकि आप पहले से ही पढ़ रहे हो सारी चीजें। आगे अगर हम बात करें, देख लीजिए ये फिगर है आपका प्रमस्तिष्क का। हम बात कर लें थैलेमस, हाइपोथैलेमस की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम मस्तिष्क में हमारा यही पीछे वाला पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क का, तो यहाँ पे मेडुला हमारा मेनली होता है। आपसे ये बोल रहा है मध्य मस्तिष्क में पार्ट होता है, तो आप बेसिक फिगर क्लियरली आप देख सकते हैं यही हमारा है। जो मेन सोचने का काम कौन कर रहा है, अग्र मस्तिष्क ही कर रहा है, ठीक है ना। और यहीं पे थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो मेरा हमारा क्या काम करता है, अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करने का, या मैं बोलूँ हार्मोन्स को सेक्रेट करने का भी काम करता है, जो कि पीछे मैं बात कर चुका हूँ कई क्वेश्चंस में। यहाँ पे निम्न पौधों में से किसका एक लिंगी होता है, देखो एक लिंगी की बात कर रहा है। पपीता जो होता है ना वो एक लिंगी होता है हमारा, ठीक है ना। पपीता एक पुष्प हमारा कैसा होता है, एक लिंगी होता है। और यहाँ पे अगर बात कर ले मक्का, ककड़ी, खीरा, ये भी हमारे क्या होते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब कहाँ, जहाँ पे हम बात कर लेंगे नर जन्नांग, जिसको पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही में हमारा काम करेगा, तो उसको बोलेंगे एक लिंगी बोलेंगे, ठीक है ना। द्विलिंगी पुष्पों में हम बात कर लेंगे सरसों, गुलाब, गुड़हल, ये सब हमारे कैसे हैं, द्विलिंगी में। इसको भी बोल सकते हैं मटर, सरसों, गुड़हल, ठीक है ना। तो ये द्विलिंगी में आते हैं, वो एक लिंगी में आएगा। आगे अगर हम बात कर लें 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक। देखिए 10% ही हमारा क्या होता है, अगले स्तर तक पहुंचता है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में हमेशा क्या होता है, 10% एनर्जी ही हम बोलते हैं क्या, ये पहुंचता है। तो आपसे यही बोल रहा है कि कितनी पोषी स्तर तक पहुंचता है। आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ये 10% ही हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किससे हमारा बनता है, मतलब क्या उत्पाद बनता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हमारा क्या होता है, जल। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बनता है जल। ये हमारा भाप के रूप में होता है मेनली। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा, और सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, आपसे नहीं है की बात किया है। एस्ट्रोजन ऐसा होता है, एस्ट्रोजन हमारा क्या करता है, महिलाओं में दुग्ध श्रावण का काम हमारा मेनली करता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या ऑक्सिन, ये सब हमारे क्या है, ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु मतलब h1 बराबर कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो जब भी वस्तु रखा होगा अवतल दर्पण से, तो ये किधर की तरफ रखा होगा, इधर ही तो रखा होगा। तो हमेशा u क्या होगा, u हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। इधर की तरफ रखने का मतलब आप जानते हो, इधर की तरफ माइनस होता है, उधर की तरफ क्या होता है, प्लस होता है। तो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। तो 4.5 ऊंचाई का बोला है ना, तो h2 हमारा कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर का। चूंकि आभासी प्रतिबिंब बना रहा है तो ये कैसा बनाएगा, सीधा ही बनाएगा। तो यहाँ पे 4.5 हो गया हमारा। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर पे हमारा प्लेस्ड किया गया है। वर्चुअल इमेज बना रहा है, विशेष ध्यान वर्चुअल इमेज है, और हाइट कितना है 4.5 सेंटीमीटर, यही बोल रखा है आपको, ठीक। तो हमें निकालना है, कंडीशंस निकालनी है इमेज की। तो आप जानते हो m इक्वल टू कितना होता है, -v/u इज इक्वल टू कितना, h2/h1, यही तो होता है। बेसिक बातें आप जानते हो। तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू। v की वैल्यू आपको निकालनी है, v की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। u की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है -8, और यहाँ पे h2 की वैल्यू दे रखी है 4.5, और यहाँ पे बात कर लें h1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कैंसिल आउट करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, मतलब यहाँ पे 3 कम 3 5 15 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे 15/120, मतलब 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12.0 होगा, जिसको 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। 12.0 है, विशेष ध्यान है बच्चा, ये कितना है, 12.0 है। तो ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई कि 12 सेंटीमीटर बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल रखा है, फोकस दूरी निकालिए। तो आप जानते हो 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। तो हम जानते हैं v की वैल्यू आपको दे रखी है, v की वैल्यू आपको क्या है, दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 1/12 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24, 12 दूना 24 और 8 त्रिक 24, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। -1/24 इक्वल टू 1/f, और f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -24, कितना आ जाएगा,
-24 सेंटीमीटर, मतलब एफ की वैल्यू आपको माइनस में आई। और ये जो वी आया आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। फिगर बना लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, देख लीजिए कि 24 सेंटीमीटर का हमारा फोकस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है ध्रुव से, ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। और ये माइनस इसीलिए है क्योंकि इधर की तरफ है। 8 सेंटीमीटर का क्या है वस्तु है हमारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वस्तु आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। दूसरा आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या से अगर होकर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो ये जो जा रही है इसी पे रिटर्न आ जाएगी। तो जब दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो कहीं कट कर रही है, यहाँ क्या कर रही है, कट कर रही है। तो कैसा बन रहा है ये बन रहा है पीछे की तरफ आभासी, जिसको बोलते हैं वर्चुअल। तो ये कंडीशन क्या है 12 सेंटीमीटर अभी निकाला आपने कि v बराबर कितना है, ये v बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है इधर, और ये कितना है 4.5 है, कितना है 4.5। सारी कंडीशन हमारी क्या कर रहा है, फुलफिल भी कर रहा है, आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझना है तो मैं फिगर इधर फिर से बना दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। इस फिगर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया, अवतल दर्पण हो गया। 24 सेंटीमीटर हमारा क्या था, फोकस दूरी थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 24 सेंटीमीटर की हमारी थी। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये कैपिटल एफ से लिखेंगे, स्मॉल एफ से लिखेंगे। 8 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर पे वस्तु हमारा है रखा हुआ, मतलब ये -8 सेंटीमीटर हो गया और ये -24 सेंटीमीटर हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यही आप जानते हो। दूसरा बात आप जानते हो कि अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब ये रिटर्न आ जाएगा। जब दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं कट करेगा, कहीं क्या करेगा, कट करेगा। जहां कट करेगा वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से यहां तक की दूरी आपने अभी निकाली थी, v बराबर कितना, v बराबर निकाला था 12 सेंटीमीटर, और यहाँ u की वैल्यू कितनी आ गई -8 की, कितना हो गया -4। यही तो हमारी कंडीशंस थी, और ये सारा हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल भी कर रहा है। ये 4.5 सेंटीमीटर हमारा बना रहा था जो कि आभासी था, और ये 3 सेंटीमीटर का हमारा वस्तु था। तो ये ए भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a डैश b डैश। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, कंडीशंस बना लोगे। लास्ट वाली कंडीशन है अवतल दर्पण की, जो आप जानते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा देखो यहाँ पे क्या रहा है, निकट दृष्टि दोष की बात की है। मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पीछे का पूरा सेट पढ़ा होगा सारे वीडियोस तो आपको पता होगा। मैंने ट्रिक बताया था, क्या बताया था, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है। अभी निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, आप जानते हो बच्चा कि निकट मैंने बताया था दूर दृष्टि दोष। क्या बताया था, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था ट्रिक याद रखना, यहाँ से पकड़ लेना ऊ की मात्रा। क्या पकड़ लेना, ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा किस में आता है, उत्तल दर्पण में। किस में आता है, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण होगा तो हमारा कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष में जब मनुष्य होता है तो पास की वस्तु हमारी क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रखना, जिसकी बात करेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, उल्टा होता है, ध्यान रखना। तो दूर की वस्तु हमारी क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे हम बात कर लेंगे नेत्र लेंस से हमारा क्या यहाँ पर बनता है, रेटिना से दूर हमारा क्या होता है, यहाँ पे पहले ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। जब पहले मिल जाता है, पैरेलल कोई रेज आती है, यही मिल जाता है। इस कारण से हमारा इमेज नहीं बन पाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, दो कारणों से होता है। कारण क्या है इसका, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस कारण से होता है। और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अगर ये जो लेंस है हमारा, ये कौन सा लेंस होता है, आप जानते हो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। तो इसमें हमारा वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो या तो लेंस मोटा हो जाएगा या वक्रता त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कारण से हमारा क्या आता है, ये प्रॉब्लम जनरली निकट दृष्टि दोष का आता है। तो कह रहा है इसके दोष को संशोधित किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे हम जानते हैं कि अवतल लेंस से हम इस दोष को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे अगर ध्यान से, तो यही हमारा है कि पीड़ित मनुष्य को उचित फोकस दूरी वाला अपसारी लेंस, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस, आप ध्यान रखना, यहाँ अवतल लेंस लगाते हैं तो जो पहले हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या हो गया, अब इसकी कंडीशन हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो कारण मैंने बता दिया, कारण आपका वक्रता का बढ़ जाना होता है। और हमने बताया यहाँ पे, अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि वक्रता या तो बढ़ जाएगी या तो दूरी हमारी बढ़ जाएगी। तो दूरी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेटिना तक की नेत्र लेंस से, और इसी तरीके दर्पण का लेंस का मोटा हो जाना, या मैं बोल दूं
पृष्ठों की वक्रता हमारे क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये दो कारण है हमारे, यहाँ निवारण है आपको बता रखा है। ये हमारा इंग्लिश में दे रखा है, जो बच्चे इंग्लिश में हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो आप यहाँ पे देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निकट दृष्टि दोष को इसको हम बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो अब ये देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है, तो आप कैसे याद करोगे, देखो मायोपिया बोला है, क्या बोला है, मायोपिया। ट्रिक याद कर लो, मायोपिया मतलब मेरा पिया। जब मेरा पिया पास में होगा तो दिक्कत किसको होगी, दूर वाले को। किसको होगी, दूर वाले को। तो यहाँ पे बात किसकी होगी, दूर की चीज हमें क्या होगी, नहीं दिखाई देगी। दूर की चीज क्या होगी, नहीं दिखाई देगी। ये ट्रिक है मतलब याद करने के लिए, कभी आप भूलो ना। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। तो हम बात कर लेंगे हाइपरमायोपिया हमारा, हम बात कर लेंगे इस केस में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे हमें होता है तो ये दूर दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तु में क्या होती है, नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। तो हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब हम बात कर लेंगे यहाँ निकटता से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताया मायोपिया कैसे याद करेंगे, मेरा पिया अगर मेरे पास होगा तो किसको दिक्कत होगी, दूर वाले को दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। तो ट्रिक आप याद रखिएगा, पर्सनली इसको नहीं लेना है, मजाक के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। ठीक है ना। जनरली आपको बता ही दिया सारी चीजें, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी कर रहा हूँ कि जो ट्रिक मैं हिंदी वाले बच्चों को बता रहा हूं थोड़ा बहुत, तो आप क्या कर लोगे, पेपर में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिया होता है, तो आप थोड़ा सा रेफर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तल दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जैसे हमने बोला, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन आप वर्ड अगर ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आप जानते हो बेसिक बात कि नीला रंग जो होता है अधिक प्रकटित होता है। प्रकटित होने का मतलब हम जानते हैं कि वायुमंडल में जब प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है हमारी, तो वहां धूल और कई सारे हमारी क्या होते हैं, कण होते हैं। उनकी डेंसिटी अलग अलग होने के कारण वहां क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन का कारण क्या है कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य की अपेक्षा हमारी क्या होती है, कम होती है। अन्य प्रकाश के रंगों की अपेक्षा हमारी क्या होती है, दृश्य प्रकाश रंगों की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम बात करें बैनी आह पी नाला जो आपने याद किया है, या आपने ट्रिक याद किया है, विबग्योर की बात किया है। ठीक है ना। नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में हमारा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। इसका रीजन बस इतना सा है कि तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में हमारी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मेन एक्सप्लेनेशन लिखना है, कहानी नहीं लिखनी यहाँ पे। तो ब्लू कलर हमारा स्कैटर्ड होता है, मोर स्कैटर्ड होता है कंपेयर टू, हम बात कर लेंगे अलग की, इसलिए हमें क्या होता है, ये अपीयर होता है ब्लू कलर का, क्योंकि वेवलेंथ हमारी ब्लू लाइट्स की हमारी कैसी होती है, कम होती है अन्य की अपेक्षा। तो हमारा क्या होता है इसका, इसीलिए हमें अपीयर होता है कैसा, ब्लू कलर का। मेनली आप बातें समझ रहे हो, आगे बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो ये क्वेश्चंस अभी पिछले सेट में भी आया था, जब सेट फर्स्ट में करवा रहा था शायद, तो सेट फर्स्ट में भी ये हमारा था 2 नंबर का, यहाँ पे भी पूछा है सेम क्वेश्चन, तो रिपीटेड है यहाँ पे। तो कह रहा है धारावाही चालक में बहने वाली धारा जो बल होता है हमारा बल को प्रभावित करती है। अगर धारावाही चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो किसको प्रभावित करती है, बल को प्रभावित करती है। अधिक धारा का प्रवाह अधिक बल उत्पन्न करता है। मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I। ठीक इसी तरीके चुंबकीय क्षेत्र का ताकत बल को प्रभावित करती है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं, ये अनुक्रमानुपाती होता है बी के भी। यहाँ धारावाही चालक की लंबाई पर भी प्रभाव डालता है। अधिक लंबाई अगर है, अधिक लंबाई अगर है तो हमारा बल भी हमारा क्या होगा, ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे बात कर लेंगे बीच के कोण का, हमारा क्या जाके हमारे बराबर होता है जनरली। यहाँ पे कोण अधिकतम हम बात कर लेंगे 90 डिग्री कोण पर हमारा क्या होता है, अधिकतम होता है, बल क्या होगा, अधिकतम। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन थीटा के। तो थीटा पर हमारा क्या होता है, साइन का मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पर। कब होता है, 90 डिग्री पर। सबको जब कंबाइन करेंगे समीकरण 1 2 3 4, तो फार्मूला क्या बनेगा, F बराबर BIL साइन थीटा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है किन किन बातों पर निर्भर करता है इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। देखिए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का हम यूज करते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का यूज हम क्या करते हैं, आप जानते हो कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है अंगूठा, ये हमारा किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, और ये किसको, धारा को करता है। आप ऐसे याद कर सकते हो किसको, फादर मदर और चाइल्ड। ये ट्रिक आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो क्या, बल, विद्युतीय क्षेत्र, और यहाँ पे क्या, धारा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या, करंट। तो ये हमारा हो गया
अधिकतम कब होगा हमारा, जब चालक के बीच हमारा क्या होगा, लंबवत होगा। न्यूनतम कब होगा, जब दोनों की दिशा धारावाही चालक क्षेत्र की दिशा में होता है हमारा, तो उस समय हमारा बल क्या होता है, न्यूनतम। मतलब थीटा हमारी क्या होती है, 0 होती है, तो बल भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। मेनली बातें आपको समझ में आ रही, यही हमारा क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। चलते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सारा हमारा है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, वैल्यू हमारा किस पे डिपेंड करता है। जनरली हम जानते हैं ऐप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होगा। अभी सारी चीजें बात किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ बात कर लेंगे डिग्री पे हमारा डिपेंड करता है कि एंगल बिटवीन हम बात कर लेंगे कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है। 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हमारा फोर्स होता है, अदरवाइज हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये आपको ये दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आपको जो भी समझना है। आगे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, कह रहा है यहाँ पे कि विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर लें या प्रतिरोधकता की बात कर लें, बात एक ही होता है। हम जानते हैं, आप बेसिक देखो, मैं निकालना भी बता दे रहा हूँ। R इक्वल टू रो L बाई ए, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता लेंथ और क्या होता है, एरिया। तो रो हमसे पूछ रहा है, जिसको बोलना है, इसी को बोल रहे हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं, या हम इसको बोल रहे हैं प्रतिरोधकता। इसी को बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या हम बात कर लेंगे क्या, या प्रतिरोधकता, यही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो हो जाएगा R इंटू ए अपान कितना, L। अगर इसका यूनिट लिखेंगे R का तो कितना होता है, ओम। ये होता है मीटर स्क्वायर और ये क्या होता है, मीटर। तो ये कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ओम मीटर। तो आपको आता है तो आप एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख देंगे, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। कह रहा है अगला 25 ओम का, हमसे दे रखा है 25 ओम का प्रतिरोधक, मतलब R की वैल्यू दे रखी है 25 ओम दे रखी है, और कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 12 वोल्ट की किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से हुआ है। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न कार्य, आपसे बोल रहा है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में हमारा कितना जूल उत्पन्न ऊर्जा हमारी होगी, उष्मा ऊर्जा की बात कर रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। आप बेसिक बातें क्या होते हो, जानते हो। आप देखो यहाँ पे आप जानते हो H बराबर कितना, आई स्क्वायर आर टी, कितना जानते हो, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे जो दे रखा है V, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, ये इंटू है। तो आई आर का मतलब कितना, V इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी होगी, आप जानते हो, V बराबर कितना, आई आर। V बराबर कितना, आई आर। तो आई बराबर कितना, V अपान आर। तो यहाँ V अपान आर लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, टी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तो जब ये बातें समझ में आ रही हैं तो यहाँ ध्यान दो, V की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू आपको क्या है, पता है 12, और यहाँ पे भी कितना है 12। R की वैल्यू आपको पता है कितना है, 25 ओम है, कितना है 25 ओम। और यहाँ पे बात कर लेंगे T की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड, कितनी है 60 सेकंड। पुट कर लीजिए वैल्यू, 5 5 25, 5 एकम 5 दूना 10, 12 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1728 अपान कितना हो जाएगा 5। जब भाग दोगे तो 5 3 15, 5 चौक के 20, 5 5 25, और यहाँ पे बात कर लेंगे 5 5 25, 5 6 30, ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, जूल। तो हीट या उष्मा ऊर्जा जो होती है हमारी किसमें आती है, जूल में ही आती है। आप जानते हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिया था, वोल्टेज दिया था, टाइम आपको दिया हुआ था, एच पूछ रहा था। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, निकालेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, अब सर्किट डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम में सारी चीजें आपसे बोल रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 रेजिस्टेंस ऑफ, या 5 रेजिस्टेंस हमारे दे रखे हैं, 10 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम, ये हमें दे रखे हैं। 18 वोल्ट का हमारा क्या है, बैटरी है, जिससे हमारा क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो बेसिक बातें कि अगर मैं बात कर लूं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये कितना है, R5 है। तो मैं कर क्या रहा हूं, चूंकि मैं जानता हूं R1 एंड R2, पहला बता रहा हूं आपको सोल्यूशन कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। R1 एंड R2 किसमें है, समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में होगा तो क्या होगा, 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, यही तो होगा। तो यहां से जब सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 40, सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 10 चौके 40 और 40 से कम 40, सॉल्व करेंगे तो 5/40 बराबर कितना होगा, 1 अपान आर डैश, ये चल रहा था। तो यहां से अगर आप निकालते हो कि आर डैश बराबर कितना हुआ तो कितना हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल 40/5, मतलब कितना हो गया, 8 ओम। कितना आ गया, 8 ओम। मतलब ये जो आया इनका हमारा रिजल्टेंट वो कितना है, 8 ओम आया। अभी मुझे क्या करना है, इसका निकालना है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे वाले पेज पे बताऊंगा, अभी इसको यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना। तो
हमें पता लग गया कि ये जो हमारा चल रहा था, हमने मान रखा था इसको क्या, इसको मान रखा था R1 मान रखा था, R2 मान रखा था, R3 मान रखा था, R4 मान रखा था, और ये कितना हो गया R5 मान रखा था। R1 और R2 का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, वो आया 8 ओम। कितना आया, 8 ओम, जो कि मेरा क्या था, R डैश था। यही चीज तो हमारी थी, यही चीज हमारी थी। अब ई यहाँ पे निकालना बाकी है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे, क्योंकि R3, R4 एंड R5, R3, R4 एंड R5 हमारा किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अतः देखिए कई बार क्या होता है कि जो तैयारी करते हैं बच्चे, प्रिपरेशन करने जाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, और वहां पे आप ट्रिक लगा के सीखते हो कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं, आप डायरेक्टली बोर्ड के पेपर में आके वही कर देते हो। आपके लिए दिक्कत वाली बात है, आप ध्यान रखिए, आपको एक्सप्लेन करके पूरी बातें लिखनी पड़ती हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि जो फाउंडेशन कोर्स की तैयारी वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपके रिप्रेजेंटेशन अच्छे होने चाहिए, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो रिजल्टेंट हमारा यही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 60, 20 3 60, 30 दूना 60 और 60 कम 60। यहाँ पे कर लेंगे आर डबल डैश की वैल्यू है, आर डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 और 3 2 5 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 ओम आएगा। कितना आएगा, 10 ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस आ गया मेरा वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। कितना आ गया, 10 ओम। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, ये 18 वोल्ट है। कितना है, 18 वोल्ट। ये कितना आ गया, 10। तो हम बात कर लेंगे, ये आर डबल डैश है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा, पहला क्वेश्चन जो था आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश, यही तो होगा। मतलब 8 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 18 ओम हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा इसी में पूछ रखा है आपसे कि यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए 18 वोल्ट तो टोटल है, 18 वोल्ट क्या है, टोटल है, और आर आपने निकाल लिया कितना, 18 ओम। तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है हमारा, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, आई आर। V बराबर कितना होता है, आई आर। तो I बराबर कितना होगा, V अपान आर, मतलब कितना हो जाएगा, 18/18। 18/18 का मतलब कितना, 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 1 एम्पियर। जनरली हमें बातें समझ में आ गई कि ये 1 एम्पियर आ गया और रेजिस्टेंस हमारा आ गया। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन अब इसमें देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा हम कह रहा है ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। देखिए इसके बीच हमसे बोल रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये कितना है, पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा सी दे रखा है। तो हमसे कह रहा है ए और बी के बीच हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए आप ध्यान से कि 8 ओम है और करंट हमने निकाल लिया, करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। और आप जानते हो कि मैंने ट्रिक बता रखा है कि जब श्रेणी क्रम में हमारा होता है तो श्रेणी क्रम में जिंदगी में आपको क्या बनना है, आप याद रखोगे, एसआई। क्या बनना है, एसआई। एस से हमारा हो गया सीरीज और आई से क्या हो गया, करंट। तो सीरीज में हमारा क्या सेम होता है, सीरीज में हमारा सेम होता है करंट। क्या सेम होता है, करंट। तो ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, 8 ओम हमें दे रखा था। हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं क्या, ओम के नियम से समांतर श्रेणी में जब करंट हमारा यहाँ पे समान होगा, मतलब 1 एम्पियर यहाँ पे, 1 एम्पियर यहाँ पे, सब में यही होगा, तो वोल्टेज यहाँ क्या हुआ, अलग हुआ। वोल्टेज क्या होगा, अलग। यहाँ V1 होगा और यहाँ कितना होगा, V2। हमसे V1 पूछा है, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, आई R1, आई R डैश, आई कितना हो जाएगा, R डैश। तो हमारा हो जाएगा आई कितना है 1, R डैश कितना है 8, तो यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। तो ये V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। तो इस तरीके आप निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूँ 6 नंबर का क्वेश्चन था, प्रैक्टिस थोड़ी सी सर्किट की कर लेंगे तो आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं एक बार आप अपने से ट्राई करने के प्रयास किया कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है फिर सलूशन आप देखा करिए। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपसे 2-2 नंबर का, ये भी क्या है, सारा क्वेश्चन अथवा करके दे रखा था। या तो आप क्वेश्चन लगा लीजिए या तो ये कर लीजिए। तो ज्यादा बेटर क्या है, आप क्वेश्चन लगाया करिए। ज्यादा बेटर आपके लिए क्या है, क्वेश्चन लगाया करिए, क्योंकि देखो बच्चा उसमें नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिवली। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कर रहा है, धारावाही चालक पर वृत्ताकार लूप रेखाओं का हमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है। देखिए आपको विद्युत यहाँ पे बोल रखा है पैटर्न बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। हमें करंट कैरिंग का सर्कुलर लूप पे आप बात कर रहे हैं। देखिए सर्कुलर लूप की जब बात कर रहा है हमसे, तो आप काम क्या कर लीजिए कि सर्कुलर लूप में ये हमारा है लूप है, सर्कुलर क्या है, एक कॉइल टाइप का हमारा लूप है।
इस लूप से हमें क्या करना है, करंट हम जब पास कराते हैं तो करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होना शुरू होता है। तो हम जानते हैं जिधर की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमारा जिधर की तरफ फ्लो हो रहा है, जैसे हमारे कॉइल में हमारे क्या है, इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमारे कॉइल में हमारा किस तरह ऐसे लूप हमारा बनना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमारा लूप हमारे क्या हो जाता है, ये हमारा डिस्टेंस, इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिसको बोल रहे हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, या हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की हमारी जो स्ट्रेंथ होती है या जो ताकत होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी की हमारे क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। मतलब ये बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात बता रहा है। इसी प्रकार विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करता है, और ये हमेशा कैसा प्रकट करेगा, ये संकेंद्रीय वृत्त टाइप का हमारा बनाएगा। संकेंद्रीय का मतलब क्या, एक ही केंद्र होगा, उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, ये हमारा बनेगा। तार से दूर जाने पर लगातार ये कैसा होता जाता है, बड़ा हो जाता है। वृत्ताकार पास के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे वृत्तों की चाप सरल रेखाओं जैसी लगने लगती है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी लगने लगती है। विद्युत धारावाही केंद्र के प्रत्येक बिंदु पर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय रेखाएं केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। तार का हर हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को योगदान देता है, और प्रत्येक बेसिक बातें आपसे यही कर रहा है। भीतर चुंबकीय रेखाएं हमारी क्या होती हैं, एक ही दिशा में होती है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ करंट हमारा इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा चुंबकीय रेखाएं हमारी बनती हैं। अगर ये केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो ये सरल रेखा की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल हमारा कैसा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। कैसा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। यही बात बस आपको बता रहा है, बेसिक बातें ध्यान रखिएगा, पॉइंट आप नोट रखिएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। यही चीज हमारा यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, सारी चीजें जो आपको अभी बताया कि करंट कैरिंग हमारा हम बात कर लेंगे। सेंटर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, एज एन स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो होता है। और यहाँ पे इनके द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इसका एक ही डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन पे हमारे होगा लूप में। हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्यों नहीं कट करती है, आप ध्यान रखो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये एक दूसरे को कट कर दिया तो इस पॉइंट पे हमारी क्या होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, बढ़ गई। मतलब जो हमें यहाँ पे चाहिए स्ट्रेंथ वो नहीं मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वहां पे क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इस कारण से हम क्या करते हैं, ये कभी कट नहीं करती है। कैसा होता है, ये हमेशा पैरेलल ही जाएगी, हमेशा कैसे जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, ठीक है ना। बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा नहीं है मैंने, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया। ये इंग्लिश में है आपका, आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा सारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है विद्युत चुंबक क्या होता है, आपसे सीधे सीधे पूछा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इसके हमें क्या करना है, दो यूजेज भी लिखने हैं। देखिए हमारा क्या होता है, ये परिनालिका के भीतर यहाँ पे एक परिनालिका बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ऐसे हमारा क्या होता है, क्वाइल टाइप का हमारा क्या होता है, बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र जैसे नरम लोहे की परिनालिका के भीतर हम रखकर चुंबक बनाने का काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। उस पर कई सारी वाइंडिंग होती है और वो हमारा किस तरह बिहेव करता है, धारावाही परिनालिका की तरह, और उसी को हम करंट फ्लो कराएंगे तो किस तरह बिहेव करेगा, चुंबक जैसे पदार्थ की तरह हमारा क्या करेगा, बिहेव करेगा। इस प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसे विद्युत उपकरणों में बनाने में हम करते हैं, बिजली की घंटी या पंखों, रेडियो, कंप्यूटरों, इनका प्रयोग किया जाता है। जनरली विद्युत मोटरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जनरेटर के निर्माण में भी ये प्रयोग किया जाता है। दो ही यूज लिखना था, अब ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस्पात की छड़ों में चुंबक बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। चुंबकीय पदार्थ को उठाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चट्टानों को तोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और अयस्क में से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने में भी इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारे समझ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेसिक बातें हैं आपके लिए। ऐसा ही इसमें कंपेरिजन, अगला क्वेश्चन हमारे समझ से पूछा है तो कंपेरिजन भी हमें क्या कर लेना है, ठीक उसी तरीके कर लेना है। ये इंग्लिश में है, जो चीजें अभी बताया कि सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो होता है वो बिहेव करता है एज एन सॉलिड
सोलेनाइड की तरह। सोलेनाइड में आपको लॉन्ग हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जैसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम बात कर लेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, रेडियो, कंप्यूटर, इन सब में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में। इसी तरीके अगर हम बात कर लें स्टील रॉड के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। या मैं बात कर लूँ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को और से हम अलग करने के लिए भी इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है, देखिए एक स्थायी चुंबक जो होता है तो वो चुंबकीय सामग्री से हमारा बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, और उसकी स्थायी चुंबक होता है, इसमें हम चेंजिंग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबक, ये तार के हमारा क्या होता है, कॉइल ऑफ वायर से बना होता है। ये तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट या हम विद्युत धारा क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। जब तक हम विद्युत धारा फ्लो नहीं कराएंगे, नंबर आप यहाँ पे हमारा विद्युत चुंबक की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को समायोजित करके बदल भी सकते हैं। लेकिन स्थायी चुंबक हमारा हमेशा कैसा होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ हमारा फ्लो होता रहेगा, आउटवर्ड साइड्स पे बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। मतलब करंट विद्युत चुंबकीय रेखा हमारी क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये तो आपके रहे यहाँ तक पहले पार्ट के वीडियो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड पार्ट का वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। आपको सेट 5 के सेकंड पार्ट की वीडियो अभी जल्दी मिल जाएंगे। आप बस मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ क्या है, हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है ना। आपको अगर किसी तरह की डाउट है तो मैंने पहले ही बताया है, मैं नंबर नीचे डाल दे रहा हूं, आप उसको क्या कर लेंगे, रेफर करके आप कभी भी हमसे क्या कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत है इस समय। कई बच्चों को आपको रेफर करना है, आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। मैं पहली बार ऐसा वीडियो में बोल रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर पाएँ तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ताकि जिन ज़रूरतमंद लोगों को ये इसकी ज़रूरत है उनको मिल जाए, और यहाँ पर हम क्या कर सकें, काम को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।